नमस्कार, उड़ान ऐस अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हमने आधुनिक भारत के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें आपको आसान और कठिन दोनों ही प्रश्न मिलेंगे, उनका मिश्रण मिलेगा। परंतु टॉपिक में आगे जाने से पहले उड़ान ऐस अकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा बैच जिसमें आप ग्रेजुएशन करते करते एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो बैच है, इसका जो ड्यूरेशन होगा वो पूरे 2.5 वर्ष का होगा, अर्थात जब आप ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज पहुंचेंगे उसके साथ साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की एग्जाम की तैयारी करने के लिए उड़ान ऐस अकेडमी लेकर आ रहा है एसएससी एग्जाम से संबंधित बैच। शीघ्र ही ये बैच जो है प्रारंभ होने वाली है, तो संपर्क में रहिए जिससे ये बैच का आप लाभ उठा पाएं। छात्रों की मांग पर शीघ्र ही उड़ान ऐस अकेडमी सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड इंग्लिश मीडियम के लिए 5 तारीख से बैच स्टार्ट कर रहा है। 5 मई याद रखिएगा, और ये हमारे सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में संचालित होंगी, जिसका समय होगा सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक। बढ़ते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला की ओर, और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमने आधुनिक भारत को 2 भागों में बांटा हुआ है। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने आपको दिख रहे हैं, इससे संबंधित ही प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न लिखा हुआ है, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। एक लिखा है यूरोपीय कंपनी और स्थापना वर्ष। याद रखिएगा, स्थापना वर्ष, आगमन वर्ष यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो स्थापना वर्ष की बात करें तो पुर्तगाली जो कंपनी थी उसकी स्थापना 1498 में हुई है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना 1602 में, और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। अर्थात क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है यूरोपीय कंपनी और एक तरफ लिखा हुआ है मुख्यालय। तो किसका मुख्यालय कहाँ है? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय था गोवा, ब्रिटिश का कलकत्ता, डच का नेकपत्तम और फ्रांसीसियों का पांडिचेरी। तो 1 2 3 4 ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4, ये होगा क्या आपका आंसर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत आगमन हुआ? तो भारत आगमन, इनका क्रम नहीं पूछ रहा है, बस बोला है कौन कौन आते हैं। तो हाँ, पुर्तगाली आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, डच, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश, ये सभी के सभी आते हैं। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस नहीं जमाना है, आपको बस याद रखना है ये कौन कौन आते हैं, ये सभी के सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो ये किया था किसने? अल्फांसो अल्बुकर्क ने। अल्फांसो अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से क्या कर लिया था? गोवा पर अधिकार कर लिया था, उनसे जीतकर गोवा पर अधिकार कर लिया था लगभग 1510 में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ये जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां से उतरा था? तो कहां उतरा था? तो यहाँ देखिएगा, कलिकट, केरल कलिकट तट में उतरा था, जहां जमुरी नामक शासक ने इनका स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो जब पढ़ते हैं तो पता ही चल जाता है, पुर्तगाल के रहने वाले थे। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की। तो देखिए, पहला तो कैप्टन विलियम हॉकिंस रहते हैं, और उसके बाद जो आते हैं वो कौन रहता है? सर टॉमस रो। इनके ही गुजारिश पर क्या किया जाता है कि जहांगीर 3 वर्षों के व्यापारी करों से मुक्ति दे देते हैं, उसी को बोला जाता है शाही फरमान। अगला देखिएगा, गोवा, दमन और दीव पर औपनिवेशीकरण मूलतः किनके द्वारा किया गया? तो ये किया जाता है किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से जीता, जैसे कि मैंने इसे पहले के क्वेश्चन में बताया है। भारत तक समुद्र मार्ग खोज की गई, किनके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगाली, आपको पता है वास्को डी गामा आते हैं मई 1498 में, केरल के कलिकट बंदरगाह पर पहुंचेंगे, जहां जमुरी नामक शासक उनके स्वागत करेंगे। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो उस समय जब ब्रिटिशों का आगमन हुआ था 1608 में, उस समय भारत में मुगल शासक थे कौन? जहांगीर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये की थी वास्को डी गामा, जो कहां से थे? पुर्तगाल से थे। 1498 में ये कहां पहुंचे थे? भारत पहुंचे थे। तीसरे कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से होती है? देखिए, 3 ही कर्नाटक युद्ध हुए थे, और ये कर्नाटक युद्ध जो हुए थे वो किनके किनके मध्य हुए थे?
तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पहले का संधि जो होता है वो एक्सला-चैपल, दूसरा पांडिचेरी और तीसरा होता है पेरिस की संधि। चूंकि यहाँ पर पेरिस मतलब तीसरा पूछा गया तो आपका आंसर क्या होगा? पेरिस की संधि, जो कब होता है? 1763 में होता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, पुर्तगीज व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका एकमात्र उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। यही काम था इनका भारत आने का। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कलिकट में उतरा, तो इसका स्वागत किसने किया था? तो मैंने बताया कलिकट के राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? अब देखिएगा, हम पढ़ते हैं कि एक फैक्ट्री जो है 1503 में और कलिकट वाली जो फैक्ट्री है 1498 में। तो अगर आपके ऑप्शन में दोनों रहे और वहां पर कलिकट भी रहे तो आप कलिकट को ही टिक कीजिएगा। हालांकि जो एक कंपनी अगर कलिकट नहीं हो तब आप क्या करेंगे? वहां पर कोचीन को टिक करेंगे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त कराने का फरमान जारी किया था? तो ये किया था किसने? फर्रुख शियाह ने। फर्रुख शियाह ने एक शाही दस्तखत नामक फरमान जारी किया था जिससे अंग्रेजों को बहुत सारा लाभ हुआ। बंगाल 3000 रुपये वार्षिक कर पर, सूरत 10,000 रुपये वार्षिक कर पर। इसके अतिरिक्त बंबई में जो ढाले गए ब्रिटिश सिक्के हैं उनको मुगल साम्राज्य में चलाने का अधिकार मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी अंग्रेजों के लिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से पेशवा मतलब किस पेशवा ने बसीन की संधि की थी? यह संधि जो है बसीन की संधि सहायक संधि कहलाती है और ये होता कब है? तो 31 दिसंबर 1802 के दिन संपन्न होता है। इसी के विरोध में क्या चालू हुआ था? मराठों ने अंग्रेजों के विरोध में युद्ध की घोषणा की थी और इसी से ये पृष्ठभूमि बनता है किसका? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का। देखते हैं आगे अगला प्रश्न, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? तो जब आप पढ़ेंगे पावना विद्रोह तो इस दौरान ये घटना के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ के किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था और कहते हैं कि हम केवल और केवल महारानी के ही रैयत होना चाहते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो ये जो पॉलिसी अपनाई थी हिंद महासागर पर नियंत्रण के लिए वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? अपनी शक्ति को स्थापित किया था, पुर्तगाली शक्ति को पुर्तगाली जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी बोला था इन्होंने, बहुत सारे इनके कार्य हैं। अगला देखते हैं, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो ये छीना था यूसुफ आदिल शाह से। ये क्वेश्चन पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 1510 में यहाँ पर अधिकार हुआ था। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो प्रचलन का श्रेय है ये किनको दिया गया है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। फिर आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, पलासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन है? वह है कौन? मोहनलाल और मीर मदान। मतलब आपका आंसर क्या होगा? 1 और 4, यही दोनों थे जो युद्ध क्षेत्र में सिराजुद्दौला के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सी, 1 और 4। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचारों का प्रतिपादन एक ही मात्र व्यक्ति थे और उसका नाम था दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जब बैठक हुई थी, वार्षिक बैठक, उसमें अपनी पत्र इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया जिसका शीर्षक था उसके माध्यम से धन निष्कासन या आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो ध्यान दीजिएगा, खान की उपाधि किसको दी गई थी? कैप्टन विलियम हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो अफीम की खेती ब्रिटिशों ने कहाँ प्रारंभ कराई थी? बिहार में, और बिहार ही इसके लिए क्या था? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो देखिएगा, ये जो फैक्ट्री है सूरत वाली, ये कहाँ पर स्थापित हो चुकी होती? 1608 में इसका प्रयास होता है, लेकिन पुर्तगाली और स्थानीय व्यापारियों के विरोध में जहांगीर ने ये अधिकार वापस ले लिया था और पुनः 1612 में ये अधिकार वापस मिलेगा। तो इनकी पहली फैक्ट्री जो रहेगी वो कहाँ होगी? फिर सूरत में।
अगला प्रश्न लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ एक तरफ लिखा हुआ है क्षेत्र और एक तरफ वंशों के नाम। तो जो पेशवा हैं वो कहाँ रहते हैं? पुणे में। ग्वालियर में रहने वाले कौन थे? सिंधिया। नागपुर में रहने वाले भोंसले। और गायकवाड़ कहाँ रहते थे? बड़ोदरा में। तो देखो A2 कहाँ दिख रहा है? A में 2 केवल एक ही दिख रहा है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं क्या, निम्नलिखित पेशवाओं को कालक्रम के अनुसार संयोजित कीजिए। तो सबसे पहले हैं बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद आते हैं, अगर इनमें देखें तो बाजीराव प्रथम, फिर उसके बाद कौन आएंगे? बालाजी बाजीराव, और फिर उसके बाद आएंगे कौन? माधवराव प्रथम। मतलब 1 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, फिर 3 और फिर उसके बाद 2। 1432 1432 कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले कच्चे माल का उच्च टक्कर, यही एक कारण था। अगला देखिएगा, संगोला की संधि किस पेशवा का संबंध है? मतलब संगोला की संधि जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि राजा राम द्वितीय नामक छत्रपति होते हैं, राजा राम द्वितीय, इनका संधि होता है संगोला की संधि बालाजी बाजीराव के साथ, जिन्हें हम नाना साहब प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखो, और इस संधि के माध्यम से आपको याद रखना है क्या, कि संपूर्ण जो मराठा है उनके प्रमुख कौन माने जाते हैं? पेशवाओं को बना दिया गया था इस संधि के माध्यम से। तो ये याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव के साथ ये संधि हुई थी, किनका? तो राजा राम द्वितीय के साथ। अगला देखिएगा, स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए थे उनमें शामिल थे, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक के उत्तरी जिले और बनारस। तो बिल्कुल ये सभी के सभी शामिल थे। अगला देखिएगा, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों को उनके निम्नलिखित सही क्रम के अनुसार लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले होता है अंबर या अंबुर का युद्ध 1745-46 में। फिर होता है पलासी, पलासी का युद्ध जो होता है 57 में होता है, 1857। फिर होता है वांडीवाश, ये कर्नाटक युद्ध का ही, तीसरे कर्नाटक युद्ध का पार्ट था, ये 1760 में होता है। और फिर होता है क्या? बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो है वो कब होता है? 1764 में। तो देखिएगा, अंबर, पलासी, वांडीवाश और बक्सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न क्या है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। नहीं, यही तो हमने पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले, 1510 में किया। तो पहला ही गलत हो जाएगा, मतलब बाकी क्या होगा? सही होगा। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? देखिए, हमको पढ़ना रहता है क्या? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और लास्ट में क्या है? महलवाड़ी। तो अगर जमींदारों से टैक्स लेंगे तो वो स्थायी बंदोबस्त, जमींदार से अगर टैक्स लिए तो स्थायी बंदोबस्त, किसान से अगर डायरेक्ट लेंगे रैयतवाड़ी, अगर ग्राम प्रमुख से लेंगे तो महलवाड़ी। और ये तीनों व्यवस्था कब कब लागू होती है? तो ये होता है 1793 में, ये व्यवस्था 1820 में और ये 1822 में। तो यही डेट याद रखेगा, औपचारिक रूप से ये स्टार्ट करने का दिवस है। तो महलवाड़ी कब लागू हुई थी? तो याद रखें, डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, 1822। आगे देखिएगा क्या लिखा है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था ना, ये याद रखना, कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का क्या करना था? विरोध करना था। मतलब सती प्रथा को स्वीकार करते थे, है ना, और अन्य सुधारों का भी क्या करते थे? विरोध करते थे। और वो था कौन सा? धर्म सभा। चाहते थे कि सती प्रथा हिंदू धर्म का क्या है? प्रचलित नियम है, इसको जारी रहना चाहिए। मतलब ये राजा राम मोहन राय के द्वारा जितने भी सामाजिक सुधार किए जा रहे थे उनका विरोध कर रहे थे। और कौन सा समाज था वो? तो धर्म सभा, और राधाकांत देव जी के द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की थी? जैसे मैंने अभी इसके पूर्व बताया था, तो आंसर क्या होना चाहिए? 1820। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, कालकोठरी या ब्लैक होल की घटना
जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद किए जाने के कारण मारे गए थे। ये कहाँ पर है तो आप याद रखें, कोलकाता में है। और ऐसा काम किसके द्वारा किया गया था तो ये किया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा। और ये कब हुआ था तो 20 से 21 जून 1756 में। आगे देखते हैं किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई। अब देखते हैं राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी किसने, अकबर द्वितीय ने, और इनको भेजा पेंशन बढ़वाने के लिए कहाँ, ब्रिटेन, और दुर्भाग्य से यही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, इतिहासकार किस इतिहासकार ने 1765 से 72 तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन या डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है। तो ये दिया है किसने, के.एम. पणिक्कर जी ने। पढ़िएगा इनके बारे में, इनका भी आप रोल देखते हैं कहाँ, संविधान सभा जब निर्माण हो रहा होता है तब। अगला है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या रिंग फेंस की नीति संबंधित है तो किससे संबंधित है, वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। ये जो नीति है 1772 से प्रारंभ होती है, ठीक है, 1772 से प्रारंभ करते हैं कौन, वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषि या कृषक के हितों का अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो ये होता था रैयतवाड़ी, क्योंकि इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान ही क्या देते थे, टैक्स देते थे, और किसानों को ही मालिकाना हक मिला था किससे, कृषि से। इससे इसमें ये होता था कि जमींदारों और साहूकारों महाजनों का अत्याचार इन पर कम होता था, इसलिए ये जो व्यवस्था थी किसानों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी। अगला प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। तो एकमात्र व्यक्ति कौन, दयानंद सरस्वती द्वारा। इन्होंने कहा था ना, वेदों की और लोटो नारा दिया था, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ भी लिखा था इन्होंने। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया था। तो ये प्राप्त किया किससे, शाह सूजा से प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी या सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो ये थे कौन, स्वामी विवेकानंद। इनके द्वारा ही नव हिंदूवाद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। तो पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज, ठीक है। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, ठीक है। राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज, और यहाँ रामकृष्ण मिशन। तो यही सही नहीं है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, ब्रह्म समाज आगे जाकर जब ब्रेक होता है तब इसकी स्थापना होती है। अगला देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। कार्नवालिस ने स्थायी बंधन बिल्कुल किया है। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि, बिल्कुल सही है। फिर हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय जो है 1813 से लेकर 1823 तक है, और जबकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से लेकर 1805 तक। तो ये क्या है, ये सुमिलित नहीं है, थर्ड वाला सुमिलित नहीं है, बाकी ये भी सुमिलित है। बेंटिंग के समय सती प्रथा आई थी। अगला प्रश्न लिखिएगा, एक तरफ संस्था का नाम लिखा और एक तरफ व्यक्तियों का नाम लिखा है। तो प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन तो स्वामी विवेकानंद, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और मोहम्मदन ओरिएंटल, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल या कॉलेज जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ए का 2, ए में 2 कहाँ दिख रहा है, केवल एक जगह दिख रहा है। अगर एक भी पता होता तो भी ये बन जाता है, ऐसा है ये तो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश रोह का पक्षधर अलीगढ़ का विरोधी करने वाला कौन था। तो ये था कौन, देवबंद आंदोलन वाले। फिर है 1900, फिर है अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था, तो ये सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था, और बहुत सारी इसमें बातें की गई थी कि भारतीय नागरिक को ब्रिटिश नागरिक के समान समझा जाएगा, राजाओं से क्या किया जाएगा, जो भी व्यवस्था थी, हड़प नीति, सहायक संधि, ऐसे सारी व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो आप जब पढ़ेंगे राजा रंजीत सिंह के बारे में, जो प्रसिद्ध सिख नेता थे, वो कहाँ, कौन से मिसल के थे, सुकर चकिया मिसल के थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है क्या, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। तो देखिएगा, एक बंगाल में एक युवा थे जिन्होंने 1828 में यंग बंग आंदोलन की शुरुआत की थी, और उनका नाम है हेनरी विविलियम डेरोजियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का कहा जाता है प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था। तो देखिएगा, इसमें लिखा है ब्रिटिश विरोधी थे, ब्रिटिश समर्थक थे, कांग्रेस विरोधी थे। तो यहाँ देखिए, ब्रिटिश विरोधी तो नहीं थे, ब्रिटिश समर्थक थे, कांग्रेस विरोधी थे, बिल्कुल सही थे, कांग्रेस समर्थक तो नहीं थे, तो बचे क्या हैं, हिंदू विरोधी थे। तो देखिए 2, 3 और 5 आपका आंसर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, शारदा एक्ट, हरविलास शारदा के जी के द्वारा जो लाया गया था इरविन के समय, ये उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर अंतर्गत क्या बोला गया है, लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी। तो लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए कितना था, 18। तो इसका आंसर कितना होगा, बी। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाले कौन थे, कौन सी जनजाति थी। तो ये तो खोंड जनजाति थी, ये कहाँ की थी, उड़ीसा की। उड़ीसा की जनजाति के द्वारा क्या किया गया, विद्रोह। और यहाँ बख्शी जगबंधु के द्वारा क्या किया गया था, विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, बंधु। अगला प्रश्न क्या है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब मारे गए थे। तो जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है कब, 1799 में, उस दौरान टीपू सुल्तान जी की मृत्यु होती है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश, निम्न जातियों के लिए मंदिर प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था, लिखा है नहीं था। तो यहाँ पर देखिएगा, हमें अच्छे से पता है कि बारदोली जो सत्याग्रह है वो कृषक आंदोलन था, किसी भी मंदिर से तो जुड़ा हुआ नहीं था। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बाकी सभी के सभी जो है निम्न जातियों से संबंधित आंदोलन थे, जहां मंदिर एक मुद्दा था। अगला देखिएगा, लिखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। 75, 1775, 1780, 1824 और 1838। 1775 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो ए का 3 दो जगह दिख रहा है, सी में भी और डी में भी। फिर देखिएगा 1780 यहाँ पर हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो बी का 4 यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। फिर 1824 जो है ए आंग्ल बर्मा युद्ध, तो देखो सी में 1 मिलना चाहिए, तो सी में 1 कहाँ मिल रहा है, सबके साथ यहीं पर। चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, 1918 में खेड़ा के गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के संदर्भ नेता कौन है। तो यहाँ पर गांधी जी बिल्कुल थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। कर्म दो का नारा दिया था, जिसमें कौन इनका साथ दे रहे थे, सरदार पटेल और इंदुलाल याग्निक, ये तीनों के तीनों थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न लिखा है, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी। तो डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल के दिन क्या हुआ था, पहला रेल चला था। तो इसका डेट याद रखेगा आप, 1853। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था, मेरठ से, याद रखेगा। और मंगल पांडे वाली जो घटना है वो बैरकपुर छावनी से हुई थी। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर होता क्या है कि 20वीं रेजिमेंट के क्या होते हैं, कुछ सैनिक होते हैं, वो अपने सैनिकों, मतलब जो सैनिक जिनको ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर लेती है बंदूक प्रयोग ना करने के, कौन सी बंदूक, एनफील्ड राइफल, उसके कारण ब्रिटिशों ने क्या किया था, भारतीय सैनिकों को 10 साल की सजा सुना दी थी। इसी कारण ये सिपाहियों ने क्या किया, 20वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने अपने साथियों को क्या किया, छुड़ाया मई में और दिल्ली की ओर कूच कर गए। और दिल्ली जाकर क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर को अपने क्रांति का नेता घोषित करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है 1857 के विद्रोह में अनेक कारण थे, निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह का नहीं हो सकता। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण करना, ये तो हो सकता है। सी, धार्मिक कारण, ये भी हो सकता है। भारतीय शासकों का असंतोष, ये भी हो सकता है। परंतु क्या लिखा हुआ है, भारतीयों की आर्थिक समृद्धि, ये इसका कारण नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। किस इतिहासकार ने लिखा, कथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहते हैं कौन है, आरसी मजूमदार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक तरफ क्षेत्र और एक तरफ नेतृत्वकर्ता, और ये भी जो प्रश्न है किससे, 1857 की क्रांति से संबंधित है। ग्वालियर में कौन रहते हैं, तो याद रखें तात्या तोपे। तो मतलब यहाँ पर आप याद रखिएगा ABCD ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक। तो A का 4, तो A में 4 दो जगह दिख रहा है। B का 2, तो B में 2 कहाँ दिख रहा है, यही बस दिख रहा है। बाकी ये सही है और कुंवर सिंह ये भी सही है। तो आपका जो आंसर है A सही होगा इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, विद्रोह का स्थान और अंग्रेज अधिकारी। तो दिल्ली का दमन, दिल्ली में विद्रोह का दमन निकलसन और हडसन के द्वारा होता है। कानपुर में हैवलॉक और कैंपबेल के द्वारा होता है। झांसी में ह्यूरोज होते हैं। इलाहाबाद में कर्नल नील होते हैं। मतलब 1 2 3 4 आपका आंसर होगा ABCD। A का B, A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। तो यही सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, 1857 की क्रांति का प्रतीक था रोटी और कमल, चपाती तलवार, कमल गुलाब और कमल गदा। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या, कमल और रोटी। तो
इस वीडियो में मैंने जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन यहाँ पर रखने की कोशिश की है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है ना? इसलिए प्रश्नों की श्रृंखला भी, प्रश्नों का जो क्रम भी, वो भी बहुत ज़्यादा है। प्रश्न भी मैंने ज़्यादा लिए हैं। ऐसे ही अगले वीडियो में भी हम तैयारी करेंगे। अगले वीडियो में ये पूरा टॉपिक आएगा, यहाँ पर ये काम कर सकते हैं आप, 1857 की क्रांति को हटा दें, बस ये लिख सकते हैं संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास के क्वेश्चन जो है अभी तक मैंने शामिल नहीं किया है, अगले वीडियो में उसको शामिल करेंगे और उसी प्रकार क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो देखिएगा अगले वीडियो में भी लगभग आपको 70 से 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ताकि आपका संपूर्ण तैयारी हो पाए, एक भी प्रश्न और एक भी सेक्शन ना छूटे। आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो रही होगी। ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।